हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 4 और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें किसने दिया है और इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो प्रिंसिपल जितने भी हैं उनके बारे में डिस्कस हम थोड़ी देर बाद करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं। जनरल गाइडलाइंस का मतलब कि बिज़नेस में काम करने वाला अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई मैनेजर है, तो उसे वो इन प्रिंसिपल को यूज़ कर सकता है अपने बिज़नेस में। और अगर कोई नॉन बिज़नेस एक्टिविटी कर रहा है, कोई व्यक्ति कोई घर में है, तो घर पर रहते हुए भी नॉन बिज़नेस एक्टिविटी करते हुए भी आप इन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होती हैं वो ये आपकी जनरल गाइडलाइंस होती हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। आप बिज़नेस में किसी भी काम को करते समय आप कैसा बिहेव करते हैं, किस तरीके से आप डिसीज़न लेते हैं अपने काम का, ये आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करते हैं। डिसीजन चाहे आप घर में ले रहे हो, नॉन बिज़नेस एक्टिविटी कर रहे हो, या आप अपने बिज़नेस में कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जब भी आप किसी भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लोगे और या किसी भी काम को करते समय जो आपका बिहेवियर होगा, वो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको गाइड करता है, आपके बिहेवियर को बेहतर बनाता है, आपके डिसीजन लेने में जो आपकी हेल्प करता है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वाइल डिसाइडिंग अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, आपने अपने किसी भी डिपार्टमेंट के एक मैनेजर ने अपने अंडर काम करने वाले सबऑर्डिनेट को या एम्प्लॉय को प्रमोशन देनी है। मतलब मान लीजिए आपने उसको डिप्टी मैनेजर बनाना है, किसी भी एक सबऑर्डिनेट को, एक एम्प्लॉय को। अब एक मैनेजर ये सोच रहा है कि मैंने जो अपने एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, अपने सबऑर्डिनेट को प्रमोट करना है, मैं उसे प्रमोट कैसे करूं। क्या मैं उम्र देख के करूं, एज देख के करूं कि जिसने मतलब हमारे बिज़नेस में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा टाइम काम किया है, या मैं ये देखूं कि उसने किस व्यक्ति ने कितना कम समय में कितना अच्छा काम किया है। या तो मैं मेरिट के बेसिस पर देखूं कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वर्क किसने किया है, सबसे अच्छा काम किसने किया है, या मैं देखूं कि किसने डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस में काम किया है, कितने टाइम से, कौन सबसे ज़्यादा टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है। सीनियरिटी देखूं या मेरिट देखूं। अब यहाँ पर जो आप डिसीज़न लेने जा रहे हैं सीनियरिटी और मेरिट बेसिस पर, अच्छे काम को देखते हुए और उम्र को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए, दोनों बेसिस पर आपने प्रमोशन देनी है एक को। 7-8 एम्प्लॉय हैं, आप मैनेजर हो, तो अब आपने जो डिसीज़न लेना है वो डिसीज़न जो है आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड करेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि जब भी हम अपने बिजनेस में कोई भी काम करें तो वो काम बिना भेदभाव के होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन से नहीं होना चाहिए। जो चीज़ सही है उसी का पक्ष लेना चाहिए, जो चीज़ सही है उसी को हमें फॉलो करना चाहिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हमें काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक मेल है, एक फीमेल है, अगर फीमेल अच्छा काम कर रही है तो ये नहीं कि मेल है तो उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, फीमेल को प्रमोट नहीं करना चाहिए। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, तो मुस्लिम को प्रमोट नहीं करना चाहिए, हिंदू को प्रमोट करना चाहिए, नहीं। तो इसी तरीके से अगर किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन उसका काम अच्छा नहीं है, और किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है उसका काम बहुत अच्छा है, तो आपको बिना पार्शियलिटी के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, जिसका काम अच्छा है उसको प्रमोट करना चाहिए। तो ये जो गाइडलाइंस हैं, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं। अब जो मैंने इक्विटी की बात की है, ये इट इज़ द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे टोटल हमारे 14 प्रिंसिपल हैं जो हमें हमारे बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल में व्हेन मैनेजर, अब जैसे मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 1, व्हेन मैनेजर वाज थिंकिंग अबाउट प्रमोशन, जब मैनेजर ने प्रमोशन के बारे में सोचा, जब उसकी प्लानिंग करी, क्योंकि प्रमोशन करने से पहले आप प्रमोशन के बारे में सोचोगे ना कि भाई हमें प्रमोशन करना क्यों है। प्रमोशन इसलिए करना है क्योंकि आपको एक डिप्टी मैनेजर की ज़रूरत है। आपका जो डिप्टी मैनेजर था वो जॉब छोड़ के चला गया है, तो आपको एक स्टाफिंग की ज़रूरत है, एक मैन पावर की ज़रूरत है। तो आप अपने ही डिपार्टमेंट में से किसी को डिप्टी मैनेजर की पोस्ट देना चाहते हो। इट मीन्स यू आर प्लानिंग फॉर अ स्टाफिंग, आप स्टाफिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने मैनेजमेंट के बारे में यही तो पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। बेसिकली हमारे जितने भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एफर्ट लगाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को जो गाइड करता है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। अब उस एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्टाफिंग करनी पड़ेगी। तो ये कहलाता है मैनेजमेंट। तो जब भी हम कोई भी एफर्ट लगाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उस एफर्ट को, उस एक्टिविटी को गाइड करता है मैनेजमेंट। हमारे काम को सक्सेसफुल बनाता है मैनेजमेंट। लेकिन हमें उस काम को किस तरीके से करना है, हमारा बिहेवियर क्या होगा, हमारा डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है।
तो इसीलिए व्हेन मैनेजर वाज थिंकिंग अबाउट प्रमोशन देन ही वाज यूजिंग वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड प्लानिंग विच एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट टुवर्ड अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके डिपार्टमेंट का गोल क्या था? एक एम्प्लॉय को लेकर आना है, उसको अचीव करने में किसने मदद करी? मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन ने हेल्प करी? प्लानिंग ने। उसके बाद है ही कैन मेक प्रमोशन। अब उसको प्रमोशन करनी है, ठीक है, अब उसको प्रमोशन कर ले, लेकिन प्रमोशन करने के लिए उसको कैसा बिहेवियर रखना पड़ेगा? अब उसके डिपार्टमेंट में काम करने वाले 7 लोग हैं, 7 लोगों में से वो किसको चुनेगा? मेरिट बेसिस पर देखेगा या फिर सीनियरिटी के हिसाब से देखेगा? एक्सपीरियंस को देखेगा, काम को देखेगा। तो ये आपका बिहेवियर होगा। और जहाँ पर बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर हमें गाइड करेगा, जो सिद्धांत, जो नियम हमारे बिहेवियर को गाइड करेंगे, वो प्रिंसिपल कहलाते हैं। तो ही कैन मेक प्रमोशन आइदर ऑन सीनियरिटी और मेरिट बेसिस डिपेंड ऑन हिज बिहेवियर विच ही कैन टेक हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट हेल्प्स हिम टू टेक द डिसीजन। अब वो क्या करेगा? अपने इस बिहेवियर को गाइड करने के लिए वो प्रिंसिपल को यूज़ करेगा। तो इसलिए जो हमारे एफर्ट को गाइड करते हैं वो मैनेजमेंट कहलाता है, और जो हमारे एफर्ट्स के रिगार्डिंग जो हमें फिर डिसीजन लेने होते हैं वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये हमें दिए किसने हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली हेनरी फ्योल ने दिए हैं, जिनका टाइम पीरियड जो रहा था, अपने जो उन्होंने जो उनका लाइफ स्पैन रहा था वो 1841 से उनका बर्थ था और 1925 तक उन्होंने अपनी लाइफ को जिया। और उन्होंने अपनी लाइफ के दौरान सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस किया, उन्होंने जो वर्किंग रहा है उनका एक्सपीरियंस, वो हमेशा टॉप लेवल या मिडिल लेवल पर रहा है। उन्होंने एक मैनेजर की तरह, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो जो प्रॉब्लम्स आती थी काम के दौरान, एडमिनिस्ट्रेशन को निभाने में, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क पूरा करने में, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने में, उसने वो प्रॉब्लम देखी वहाँ पे। तो उन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जहाँ पर सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, जहाँ पर आपकी किसी भी कंपनी के जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में की जाती हैं। जैसे आपका परचेज़ हो गया, सेल हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारे जो आपके मैनेजरल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनमें हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता है, उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रिंसिपल दिए हैं। तो बेसिकली जब प्रिंसिपल आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रिंसिपल्स बेसिकली हमारे जो टॉप और मिडिल लेवल पर काम करने वाले जो मैनेजर स्टाफ होता है उनको ये हेल्प करते हैं। तो हिज ऑल एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ वॉज एडमिनिस्ट्रेशन लेवल। उसका पूरा का पूरा जो जीवन रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर रहा है। मतलब उसने टॉप और मिडिल लेवल पर बहुत काम किया है, मैनेजर लेवल पर उसने काम किया है। फर्स्टली ही आइडेंटिफाई 4 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले उसने अपने कैरियर में मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस दिए, जिसमें आपका है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। देन ही गेव 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद उसने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, मतलब बेसिकली मिडिल लेवल की वर्किंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिए गए हैं। तो ये हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली इस वीडियो में क्लास नंबर 4 में हम 7 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, फिर क्लास नंबर 5 में जो रेस्ट ऑफ द 7 प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे 14 प्रिंसिपल हैं। तो चलिए अब हम हेनरी फ्योल के दिए हुए प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट समझ लेते हैं। पहले हमारा मैनेजमेंट टर्म निकला, मैनेजमेंट के बाद हमारा अगला टर्म आया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ हमारा दूसरा टर्म्स आया टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बाद टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अभी एक एग्जांपल लिया था हमने कि हमें एक मैनेजर को अपने किसी भी एक एम्प्लॉय को प्रमोट करना है। तो प्रमोट करने के लिए वो सीनियरिटी और मेरिट का जो बेस लेगा कि किसने अच्छा काम किया है और किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, दोनों में से वो किसको ध्यान में रखकर डिसीज़न लेगा। वो तो हो गया कि जो उसके बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं, वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया कि वो मेरिट बेस पर किसी भी एम्प्लॉय को चुनेगा या फिर उसके एक्सपीरियंस को देख के उसको प्रमोशन देगा। ये हमारी जो हमें गाइडलाइंस देगा, हमारे जो बिहेवियर होगा उसको गाइड करेगा, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब बात करते हैं टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट की। चलो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि किसको प्रमोट करना है। मान लीजिए आपने 7 लोगों में से एक को जिसको प्रमोट करना है आपने उसका चुन लिया, चाहे वो मेरिट बेस पे चुना हो, चाहे आपने सीनियरिटी बेस पे चुना हो, वो आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की
की हेल्प ले ली होगी। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स की। मान लीजिए अगर आपने उसको किसी को प्रमोट किया है, ठीक है, तो क्या आप उसे प्रमोशन डायरेक्टली दे देंगे और डायरेक्टली उसको डिप्टी मैनेजर बना देंगे? एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका ये हो गया कि आप पहले एक मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग में सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे, फिर जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, सारी उसकी अचीवमेंट्स बताएंगे, आप उसे प्रमोशन क्यों दे रहे हैं पहले आप उसका रीज़न बताएंगे, ताकि सभी एम्प्लॉय के मन में ये ना आए कि भाई किसी को बिना बताए आपने एम्प्लॉय को उसको प्रमोट कर दिया, तो बाकी ये सोचेंगे कि भाई हमें क्यों नहीं मौका मिला प्रमोट करने का। तो जब हम किसी भी काम को पर्टिकुलर मेथड से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हम एक मेथड चूज़ करते हैं और वो मेथड बिल्कुल सीक्वेंस में होता है, उसमें एक प्रोसीजर होता है जिससे आपका काम बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी काम को एक पर्टिकुलर मेथड से सीक्वेंस वाइज, मतलब सीक्वेंस का मतलब एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ में उस काम को पूरा करते हैं, प्रॉपर तरीके से उसका सीक्वेंस बनाते हैं, तो वो आपका टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट रहता है। अगर आपने अपने डिपार्टमेंट में किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोशन दे दी डायरेक्ट, बिना किसी को बताए, बिना किसी को मीटिंग किए, तो उससे लोगों के दिमाग पे गलत असर पड़ेगा। अगर हम इस काम को ऐसे करें कि हम पूरी मीटिंग बुला के सबके सामने अनाउंस करके, उस सबके सामने क्लियरली बता के कि भाई ये आपका डिप्टी मैनेजर है, इसकी ये अचीवमेंट्स रही हैं, इसलिए मैं इसको प्रमोशन दे रहा हूँ, तो सभी लोगों के मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं आएंगे, कोई भी रॉन्ग फीलिंग्स नहीं आएंगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं करेगा और वो काम और अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो किसी भी काम को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और ये टेक्निक्स हम आगे चल के क्लास नंबर 6 या 7 में पढ़ेंगे, जो हमें फेडरिक विंसलो टेलर ने दी हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, टेक्निक के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। आज हम 7 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड टास्क परफॉर्म बाय ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट विच लीड्स टू अ स्पेशलाइजेशन। अगर कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन है, कोई भी पर्टिकुलर काम है, जैसे मान लीजिए परचेज का काम है, तो आपने क्या किया, उस परचेज़ के काम को अच्छा करने के लिए, स्पेशलाइजेशन लाने के लिए कि परचेज़ का काम बहुत अच्छे से हो, माल का ख़रीदना, डीलर से बात करना, ये काम अच्छे से हो, तो उसके लिए आप क्या करें कि परचेज़ के काम को बिल्कुल अलग कर दें और एक स्पेशलाइजेशन पर्सन को बुलाएं, एक मैनेजर सेट करें और उस मैनेजर के अंडर में सबॉर्डिनेट्स बैठा दें और सबॉर्डिनेट से वो मैनेजर काम ले सिर्फ परचेज़ का। इसको कहते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। तो जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होते हैं, हर काम को स्पेशलाइज्ड मैनर में करने के लिए हमें हर काम को बांट देना चाहिए, ठीक है, और उसके डिपार्टमेंट बना देने चाहिए। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब होता है हर काम के डिपार्टमेंट बना दो और हर डिपार्टमेंट में सबॉर्डिनेट्स बैठा दो और मैनेजर बैठा दो, ताकि मैनेजर अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट से कराए और काम को अच्छे से कराए, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया। ये आपका डिवीजन ऑफ वर्क की इमेज है। यहाँ पर पहले कौन है, एग्जीक्यूटिव है, टॉप मैनेजमेंट है। टॉप मैनेजमेंट ने अपना काम पहले 3 लोगों में बांट दिया, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। फिर टॉप मैनेजर ने इन तीनों मैनेजर्स को उनके अंडर में काम करने वाले 3-3 लोग दे दिए, ताकि हर मैनेजर अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट से अच्छे से कराए और उनको गाइड करे, उनको इंस्ट्रक्ट करे, मोटिवेट करे और अपने काम को इन तीनों सबॉर्डिनेट से कराए और बेहतर कराए, स्पेशलाइज्ड मैनर में कराए, परफेक्टली कराए। दैट इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन। बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट ऑनर देयर कमिटमेंट विदाउट एनी प्रेजुडाइज टुवर्ड्स वन अनदर। इसका मतलब यह है कि एक वर्कर को, मतलब काम करने वाले जो कंपनी में एम्प्लॉय हैं और जो मैनेजमेंट है, उन दोनों को एक दूसरे के कमिटमेंट को ऑनर करना चाहिए। मतलब दोनों ने आपस में एक दूसरे से जो भी कमिटमेंट किया है, काम को लेकर, वर्किंग आवर को लेकर, पैसों को लेकर, उन्हें निभाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सुपरवाइज़र ने वर्कर को कहा कि मैं एक दिन के आपको काम करने के 400 रुपये दूंगा, लेकिन सुपरवाइज़र क्या कर रहा है, उनको एक दिन के 350 रुपये दे रहा है, 400 रुपये नहीं दे रहा। इसका मतलब सुपरवाइज़र अपनी बातों पर कमिट नहीं है, अपनी बातों को पूरा नहीं कर रहा। इसका मतलब वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजमेंट अपने वर्कर को कोई बात कहती है और वर्कर अपने मैनेजमेंट से कुछ काम बोलती है, तो दोनों को आपस में एक दूसरे की बातों को पूरा करना चाहिए। मैनेजमेंट को वर्कर की बात पूरी करनी चाहिए और वर्कर को मैनेजमेंट की बात पूरी करनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट वर्कर को 400 रुपये पर डे के दे रही है, तो वर्कर को भी अपना पूरा 400 रुपये के हिसाब से काम पूरा करना चाहिए, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। यहाँ पर वर्कर है, ये वर्कर की सैलरी है। अगर आप वर्कर को जितना पैसा बनता है उतना पैसा देते हो और वर्कर उतने पैसे में आपको जितना काम करना है उतना काम करके देते हैं, तो डिसिप्लिन है। अगर आप उन्हें सैलरी टाइम पर नहीं दे रहे हो तो इनडिसिप्लिन। अगर वर्कर सैलरी लेकर काम टाइम पर नहीं कर रहे हैं तो इनडिसिप्लिन। इसलिए दोनों को, मैनेजमेंट को वर्कर के साथ और वर्कर को मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। अगला है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। किसी भी एक मैनेजर को अपने अंडर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं, सिर्फ अपने ही एम्प्लॉय को ऑर्डर देना चाहिए और दूसरे एंड पर जितने भी एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं, उनका एक बॉस होना चाहिए। वन बॉस फॉर
एवरी इंडिविजुअल्स, मतलब एक डिपार्टमेंट में जितने भी सबऑर्डिनेट हैं उन पर काम करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए एक बॉस होना चाहिए। जब एक ही एम्प्लॉई के ऊपर 3-3, 4-4 अलग अलग बॉस होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसका काम करे। तो इसीलिए देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल। एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने सबऑर्डिनेट हैं उनका एक ही बॉस होना चाहिए। देखिए जैसा इस इमेज में लिखा हुआ यूनिटी ऑफ कमांड, ईच वर्कर शुड हैव ओनली वन बॉस विद नो अदर कन्फ्लिक्टिंग लाइंस ऑफ कमांड। किसी और से उनको कमांड नहीं लेनी चाहिए। अब इसमें देखिए राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच लिखी हुई है। ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट है, रेड कलर में आपके मैनेजर हैं, ठीक है। तो रेड कलर में इधर रॉन्ग अप्रोच में देखिए कि तीनों सबऑर्डिनेट के ऊपर 2 मैनेजर ऑर्डर दे रहे हैं अलग अलग। तो वो सबऑर्डिनेट किसकी ऑर्डर माने, किसका काम पहले करें, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए वन बॉस फॉर ऑल एम्प्लॉयज, फॉर ऑल सबऑर्डिनेट देयर शुड बी अ वन बॉस एट वन टाइम। अगला है आपका रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय को उसके काम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा वेज पे करना चाहिए, सैलरी पूरी देनी चाहिए उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके एफर्ट के अकॉर्डिंग। और ऑर्गेनाइजेशन को भी किसी को सैलरी देते समय ये देखना चाहिए कि उसकी कैपेबिलिटी सैलरी देने की है या नहीं है। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया 50,000 रुपये में, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी पे करने की है नहीं, तो इसका मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। एक तो आपकी पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और दूसरा अगर आप किसी एम्प्लॉय से काम लेते हो तो उसके काम के अकॉर्डिंग उसको पे करना भी ज़रूरी है। अगर आप उसके काम के अकॉर्डिंग, उसके एफर्ट के अकॉर्डिंग उसे सैलरी नहीं दोगे तो वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाएगा। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट कमा रही है किसी भी एम्प्लॉय के एफर्ट से, मान लीजिए एम्प्लॉय एफर्ट कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन देखिए टाइम से प्रॉफिट भी कमाती जा रही है, तो प्रॉफिट के साथ साथ आपको इस एम्प्लॉय को भी उसकी सैलरी को बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए सैलरी बढ़ाने की। ये नहीं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा सा और एम्प्लॉय की सैलरी आप बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो किसी भी एम्प्लॉय के एफर्ट से, तो उस एम्प्लॉय के एफर्ट के बदले में आपको उसकी सैलरी प्रॉपर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर देनी चाहिए। चलिए अगला जो प्रिंसिपल है वो है आपका ऑर्डर में क्या बताया जाता है कि पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एट एप्रोप्रिएट टाइम। इसका मतलब राइट पर्सन शुड बी एट देयर राइट जॉब एंड ऑल द थिंग्स शुड बी एट देयर राइट प्लेस। इसका मतलब जिस व्यक्ति को जो काम दिया, जो काम आता है, जो काम उसकी नॉलेज वाला काम है, उसको वही काम देना चाहिए, और जो चीज़ें जहाँ पर इस्तेमाल होती है वो वहीं पर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के किसी भी एम्प्लॉई से अगर आप उसे सेल्स डिपार्टमेंट का काम देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में बिठा देंगे, तो वो काम नहीं कर पाएगा। इट मीन्स राइट पर्सन इज़ नॉट एट देयर राइट जॉब। तो इट मीन्स जिस व्यक्ति को जिस काम की नॉलेज है, जिस काम के लिए आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया है, आप उसी जॉब पर उसे रखें। और जो चीज़ जहां इस्तेमाल होने वाली है, अब जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है मशीनरी, अगर उस मशीनरी को आप ऑफिस में लगा देंगे या ऑफिस में यूज़ होने वाले कंप्यूटर को फैक्ट्री में लगा देंगे, तो सोचिए क्या काम होगा, नहीं होगा। इसका मतलब थिंग्स शुड बी एट देयर राइट प्लेस एट देयर राइट टाइम। अब मान लीजिए रॉ मटेरियल जो है वो ट्रक में रखा हुआ है, टेम्पो में रखा हुआ है, और जबकि उसे फैक्ट्री में होना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए। अब फैक्ट्री में रॉ मटेरियल है नहीं और रखा हुआ है वो आपका टेम्पो में। अब टेम्पो में से निकालने के लिए टाइम लगेगा, फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर चीज़ें सही जगह पर अपने सही समय पर भी नहीं है तो समझ लीजिए वो ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और ऑर्डर, कोई भी चीज़ ऑर्डर में जब नहीं होती, चाहे पीपल हो चाहे मटेरियल हो, तो उससे कंपनी को नुकसान होता ही होता है। अब जैसे ये देखिए, ये आपके फैक्ट्री में यूज़ होने वाले टूल्स हैं और ये ऑफिस में रखे हुए हैं। अब सोचिए कि अगर ये टूल्स ऑफिस में रखे हुए हैं और फैक्ट्री में अगर ये टूल्स नहीं है, तो फैक्ट्री में काम कैसे चल रहा होगा? नहीं चल रहा होगा, और फैक्ट्री में काम ना होने की वजह से नुकसान कंपनी को उठाना पड़ रहा होगा। अगला है आपका देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी वन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय किसी के साथ धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, या किसी विश्वास के आधार पर, या किसी राष्ट्रीयता के आधार पर हमें कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हिंदू और मुस्लिम का एग्जांपल लूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक हिंदू और एक मुस्लिम है, मुस्लिम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हिंदू जो है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा, आपने हिंदू पर्सन को, हिंदू एम्प्लॉय को आपने प्रमोट कर दिया और मुस्लिम को उसकी कास्ट के बिहाफ पर उसे प्रमोट नहीं किया। या फिर अगर मैं बात करता हूँ लैंग्वेज के हिसाब से, मान लीजिए कि एक तमिल लैंग्वेज में बोलने वाला पर्सन है और एक इंग्लिश में लैंग्वेज में बोलने वाला पर्सन है। जो तमिल लैंग्वेज में बोल रहा है आपने उसको प्रमोट नहीं किया क्योंकि उसे तमिल लैंग्वेज आती है, वो तमिल से बिलोंग करता है, और जो इंग्लिश में बोल रहा है आपने उसको प्रमोट कर दिया। इट मीन्स लैंग्वेज के बेसिस पर या कास्ट के बेसिस पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जिसके अंदर जैसी कैपेबिलिटी है, जैसी नॉलेज है, जैसा एक्सपीरियंस है, जो जैसा अच्छा काम कर रहा है, उसी के हिसाब से हमें उसको प्रमोट करना चाहिए या उसे इनिशिएटिव देने चाहिए, उसके साथ वैसा हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसा उसका काम होता है।
अगला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड गिव प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट डिस्पाइट ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय अपने बारे में बाद में सोचना चाहिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। अपने बेनिफिट्स के लिए बाद में सोचना चाहिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको सैलरी 2 दिन भी लेट मिली है, आपको ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी 2 दिन हो गए लेट मिली है, और 2 दिन सैलरी लेट मिलने की वजह से आपने कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम मिस कर दिया, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी बाद में देनी चाहिए, अपने बारे में बाद में सोचना चाहिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। ये देखिए, इस इमेज में देखिए सभी के सभी एरो जो हैं वो एक सेंटर पॉइंट पे जाकर कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये इमेज ये दिखा रही है कि जो सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है, रेड कलर से सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब एम्प्लॉय चाहे कोई भी अपना इंटरेस्ट रखता हो, सैलरी से रिगार्डिंग, प्रमोशंस रिगार्डिंग, उसको सोचना चाहिए अपने बारे में, लेकिन सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सेंट्रलाइज्ड रहे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, बाद में अपने बारे में सोचे। तो मैं आपको एक उसका इक्विटी का एक एग्जाम्पल देना चाह रहा था, जो मैं इमेज दिखाना चाह रहा था वो मिस कर गया था। तो यहाँ पर देखिए एक इक्वालिटी और इक्विटी की इमेज बनी हुई है। आप ध्यान से देखिए, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोगों को अपॉइंट किया हुआ। देखिए ये तीनों, सपोज कीजिए ये तीनों एम्प्लॉय हैं, इन तीनों एम्प्लॉय को आपने मीटिंग में बुलाया। अब इनमें से 2 एम्प्लॉय हैं जो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वैसे गेम को देख रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तीसरे पर्सन को आपने मतलब उसके हाइट के अकॉर्डिंग आपने सपोज कीजिए उसको मौका नहीं दिया मीटिंग अटेंड करने का। आपने बुलाया लेकिन वो ढंग से मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा। देखिए तीनों बॉक्स सेम है, तीनों बॉक्स पे खड़े हुए हैं, लेकिन इक्वालिटी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इक्विटी नहीं है, समानता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, तीनों को मौका दिया। जो हाइट के हिसाब से उसको भी मौका दिया, जिसकी थोड़ी सी छोटी हाइट है उसको मौका दिया, जिसकी बहुत छोटी हाइट है उसको भी आपने मिस नहीं किया। उसकी हाइट को ध्यान में नहीं रखा आपने, उसके हाइट के हिसाब से नहीं कि उसकी हाइट छोटी है तो आपने उसको मीटिंग में बुलाया, लेकिन उसको मौका नहीं दिया कि वो मीटिंग को ढंग से अटेंड करे। तीनों को आपने इक्वली अपॉर्चुनिटी दी है मीटिंग को अटेंड करने की। दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी। इक्वालिटी होना जरूरी है, उसके साथ साथ इक्विटी होना भी बहुत ज़रूरी है। आपने तीनों को मौका दिया काम का, लेकिन 2 लोगों को आप हेल्प कर रहे हो और एक की हेल्प नहीं कर रहे हो, तो ये आपका इक्वालिटी तो है लेकिन इक्विटी नहीं है। तो ये थे आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 7 प्रिंसिपल, है तो टोटल 14 प्रिंसिपल्स। तो बाकी के जो 7 प्रिंसिपल्स हैं, रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल, वो हम क्लास नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपका चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल के दिए हुए प्रिंसिपल, क्लास नंबर 4। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.